नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं द चक्रव्यूह। म्यांमार एक ऐसा देश जिसका नाम हमें इंडियन न्यूज़ में बस कभी-कभी सुनाई देता है। कभी कू की खबर, कभी सिविल वॉर की फ़ोटो और फिर हम आगे स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन अब म्यांमार की मिलिट्री जनता ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर 2025 से नेशनल इलेक्शन शुरू होंगे। इस समय पूरा देश लिटरली सिविल वॉर में फंसा हुआ है। यूएन और कई ऑब्जर्वर्स ने इसे खुलकर एक फ्रॉड इलेक्शन बोला है। अब असली सवाल ये है, ये इलेक्शन, ये सिविल वॉर और ये चाइना म्यांमार वाले बड़े प्रोजेक्ट भारत के लिए कितने डेंजरस हैं? या कहीं ये भारत के लिए किसी तरह का कोई मौका हो सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी, चाइना का इंडियन ओशन तक शॉर्टकट, ड्रग्स का फ्लो, रेफ्यूजीज़ का प्रेशर, ये सब कुछ इसके साथ जुड़ा है। आज हम इस पूरी भूल भुलैया को एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे, एक-एक स्टेप करके और हमेशा की तरह भारत के एंगल से। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। जियोग्राफी समझे बिना जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक शोर शराबा लगता है। म्यांमार कोई दूर बैठा हुआ रैंडम देश नहीं है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का सीधा पड़ोसी है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब का एक लंबा बॉर्डर म्यांमार से लगता है। और दूसरी तरफ म्यांमार के नीचे और ईस्ट में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और ये सब एशियन कंट्रीज़ वाला रीजन है। यानी सिंपल लैंग्वेज में म्यांमार एक लैंड ब्रिज है भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच। अब इमेजिन कीजिए, दुनिया चाइना पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम डिपेंड होना चाहती है। कई कंपनीज चाइना प्लस वन मॉडल ढूंढ रही हैं। ऐसे में चीप लेबर और एक बड़ा इरावदी रिवर की वजह से म्यांमार इजीली एक पोस्ट चाइना असेंबली हब बन सकता है, जैसे 1980s में मैक्सिको था। लो वेजेस, बेसिक स्किल्स, लेकिन दुनिया की फैक्ट्री लाइन वहीं असेंबल होती थी। और अगर ये सब होता है तो ये सारी फैक्ट्रीज, रोड्स और पोर्ट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल पास होंगे, भारत के डोर स्टेप पे। अब ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन डेट सुनकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 2021 के मिलिट्री कू के बाद म्यांमार प्रैक्टिकली सिविल वॉर में है। कई हिस्सों में एथनिक मलेशियास और रेजिस्टेंस ग्रुप ने मिलिट्री जनता को पीछे धकेल दिया है। कुछ टाउनशिप्स रेबल के कंट्रोल में हैं, कुछ आर्मी के हाथ में है। पूरा देश एक पैचवर्क बैटलफील्ड जैसा दिखता है। फिर भी अगस्त 2025 में हुंता ने कहा, हम 28 दिसंबर 2025 से नेशन वाइड इलेक्शन स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की लैंग्वेज सिंपल है, ये एक पॉलिटिकल शो लग रहा है। अब आप पूछें क्यों? क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा सरकार के कंट्रोल में है ही नहीं। कई ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं। ओंग सैन सू की आज भी बंद है। मतलब बैलेट बॉक्सेस सामने दिखेंगे, लेकिन पीछे से गन उन्हें देख रही होगी। इलेक्शन होगा, पर ट्रस्ट नहीं बनेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बाहरी प्लेयर पर, और वो है चाइना। बेजिंग के लिए म्यांमार सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये इंडियन ओशन तक का एक सीधा बैकडोर है। रखाइन स्टेट में चाइना क्वाकफू डीप सी पोर्ट बना रहा है। ये उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। प्लान बहुत सीधा है। चाइना का यूनान प्रोविंस, उसका शहर कनमिंग, वहाँ से पाइपलाइन, रोड और फ्यूचर रेल म्यांमार को क्रॉस करके सीधे बे ऑफ बंगाल के क्याकफू पोर्ट पर जाएंगे। आज चाइना का ज़्यादातर ऑयल और ट्रेड साउथ चाइना सी से निकलकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर इंडियन ओशन पहुंचता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है जहां इंडिया, यूएस और एशियन की नेवीज़ आसानी से नज़र रख सकती हैं। क्वाकफू पोर्ट एक्टिव होने का मतलब होगा मलाक्का का लंबा चक्कर साइड में रह जाएगा और चाइना सीधा बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगा। चाइना के हिसाब से ये रूट ज़्यादा छोटा, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और कम वनरेबल दिखेगा। अब आप भारत के पर्सपेक्टिव से सोचिए। इंडियन ओशन के वेस्ट साइड पर चाइना पाकिस्तान का गवादर, साउथ साइड पर श्रीलंका का हम्बन टोटा, और अगर ईस्ट साइड पर क्वाकफू भी फुल ऑपरेशन में आ जाए तो मैप पर एक चाइना सेंट्रिक ट्रायंगल बनता है। और बीच में कौन फंसा होगा? भारत। अब सीधी बात पे आते हैं, इंडिया के स्टेक्स क्या हैं? सबसे पहले बॉर्डर और रेफ्यूजीज़। भारत म्यांमार बॉर्डर लगभग 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। 2023 तक के एस्टिमेट कहते हैं कि 78,000 से ज़्यादा म्यांमार रेफ्यूजीज़ भारत आ चुके हैं और सिर्फ मिजोरम में ही 40,000 से ज़्यादा शरणार्थी आए और मणिपुर में भी हज़ारों।
2024-25 में क्लैशेस बढ़ने के साथ नई लहरें आती जाती रही हैं। ये लोग अक्सर बिना क्लियर लीगल स्टेटस के जी रहे हैं, ना पूरी प्रोटेक्शन, ना पूरी क्लैरिटी। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी है और एक सिक्योरिटी ग्रे जोन भी। और दूसरा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। भारत का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सपना है और वो है कालादान कॉरिडोर। इसका आइडिया सिंपल है। कोलकाता से शिप जाएगा म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, वहाँ से कालादान रिवर के थ्रू प्लेट वाल, और फिर वहाँ से रोड बनाकर सीधे मिजोरम कनेक्ट होगा। ये पूरा नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ सकता है और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर नैरेटिव बना सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी टफ है। पलटवा जैसे इलाकों में फाइटिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन रुकता रहता है। कुछ जगह रेबल्स का कंट्रोल, कुछ जगह सिक्योरिटी चैलेंजेस। भारत के कई मिनिस्टर बोल रहे हैं कि शायद 2027 तक ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन हर साल सिविल वॉर जितना लंबा चलेगा, कालादान उतना ज़्यादा लटकता रहेगा। अब पेपर पर तो ये क्लीन हाईवे दिखता है, ग्राउंड पर ये अभी भी एक मडी बैटलफील्ड जैसा है। सिविल वॉर का एक और डार्क साइड है और वो है ड्रग्स। म्यांमार का शान स्टेट और आसपास का इलाका दुनिया के सबसे बड़े नार्को हब्स में से एक बन चुका है। यूएन की कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में मैथ सीजर्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इनका बड़ा हिस्सा गोल्डन ट्रायंगल यानी थाईलैंड म्यांमार लाओस बॉर्डर रीजन, इससे लिंक माना जाता है। अब ये पैसा कहाँ जाता है? एथनिक मलेशियास, आर्म्ड ग्रुप्स, करप्ट नेटवर्क्स, लोकल पावर ब्रोकर्स। सीधा सा इक्वेशन बन जाता है, जितनी ज़्यादा लड़ाई, उतना ज़्यादा ड्रग्स और उतना ही ज़्यादा पैसा हथियारों के लिए। अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में मेथ पिल्स, सिंथेटिक ड्रग्स, इस सब का जो भी फ्लडिंग हम देख रहे हैं, उसके रूट्स बार बार म्यांमार साइड से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो म्यांमार की इंस्टेबिलिटी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। अब सवाल ये है, 28 दिसंबर से शुरू होने वाले इलेक्शन के बाद म्यांमार किस डायरेक्शन में जा सकता है? ब्रॉडली दो बड़े सिनेरियो नज़र आते हैं। पहला, हुंता इलेक्शन करवाती है, कुछ सिविलियन फेसेस फ्रंट पर आते हैं, लेकिन असली पावर मिलिट्री के पास ही रहती है। चाइना आराम से क्वैकफू और सीमैक जैसे प्रोजेक्ट्स पुश करता रहता है, क्योंकि बेजिंग को साफ पता रहेगा किससे बात करनी है और किसको पैसा देना है। भारत के लिए ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन प्रिडिक्टेबल होगा। बॉर्डर पर टेंशन, रेफ्यूजी, ड्रग्स, ये सब रहेंगे, लेकिन कम से कम उसके साथ साथ एक डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी रहेगा जिससे सीधा बात कर सकें और अपने काम करवा सकें। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर इलेक्शंस को ऑपोजिशन, एथनिक ग्रुप्स और आम जनता लेजिटिमेट नहीं मानती, तो सिविल वॉर और इंटेंस हो सकता है। उनका देश और छोटे-छोटे पैचेस में बँट सकता है, कहीं हुंता, कहीं रेबल्स और कहीं लोकल मिलिशियाज़। चाइना तब अलग-अलग ग्रुप से सेपरेट डील करने की कोशिश करेगा, बस इतना इंश्योर करने के लिए कि उसके प्रोजेक्ट चलते रहें। और भारत के लिए इसका मतलब होगा और ज़्यादा रेफ्यूजीज़, ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और कालादान जैसे प्रोजेक्ट्स फिर से डिले। अब दोनों सिनेरियोज़ में कॉमन पॉइंट क्या है? भारत म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकता। तो भारत रियलिस्टिकली क्या कर सकता है? चलिए 3 क्लियर ट्रैक्स में सोचते हैं। सबसे पहला, स्मार्ट बॉर्डर हार्डनिंग ह्यूमेन अप्रोच के साथ। सिर्फ ऊंची फेंसिंग एक सोल्यूशन नहीं है। बॉर्डर के दोनों तरफ मीज़ो, कुकी, चिन, इन सब जैसी कम्युनिटीज़ हैं, जिनके कल्चरल टाइज डेकेड्स पुराने हैं। भारत को एक टारगेटेड फेंसिंग, टैक्स सर्वेलेंस और इंसर्जेंट कैंप्स पर प्रेशर रखना होगा। साथ ही रेफ्यूजीज़ के लिए एक ह्यूमेन प्रिडिक्टेबल पॉलिसी भी ज़रूरी है, ताकि नार्को नेटवर्क्स या चाइना उन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और दूसरा, कनेक्टिविटी को एक प्रोजेक्ट नहीं, एक प्रायोरिटी बनाना। कालाधन कॉरिडोर को सिर्फ एक फाइल पर पड़ा हुआ प्रोजेक्ट नहीं रहना चाहिए। अगर 2027 टारगेट सच में सीरियस है, तो 2025-26 में लैंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ वॉर फुटिंग पर करना पड़ेगा। नहीं तो नैरेटिव सिंपल रहेगा, चाइना पोर्ट डिलीवर कर रहा है और भारत सिर्फ डिलेज डिलीवर कर रहा है। और तीसरा, बैलेंस डिप्लोमेसी, सिर्फ हुंता या सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, एक क्वाइट एंगेजमेंट हुंता से भी, एथनिक ग्रुप से भी और सिविल सोसाइटी से भी ज़रूरी है, ताकि कल को जो भी पावर में आए, भारत उन सब के लिए एक ट्रस्टेड पार्टी बना रहे और हमें बेइजिंग और वेस्ट के बीच में चूज़ करने के कॉर्नर में ना खड़ा होना पड़े। तो अगली बार जब आप ये हेडलाइन देखें कि म्यांमार हुंता ने 28 दिसंबर से इलेक्शन होल्ड करने का प्रॉमिस किया है,
तो उसे किसी दूर के साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का रैंडम न्यूज़ मत मानिए। ये डिसाइड करेगा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार क्या बनेगा। एक ऐसा पड़ोसी जो इंडिया के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को एशिया से जोड़ सके, या एक ऐसा चाइना बैग्ड नार्को कॉरिडोर जहाँ से शिप्स, मिलिटेंट्स और मैथ साथ-साथ निकलते हैं। मैं हूँ रमन वर्मा और आप देख रहे थे द चक्रव्यूह। अगर ऐसे इंडिया सेंट्रिक जियोपॉलिटिक ब्रेकडाउन आपको यूज़फुल लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।